कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, पर जीता वही है जो डरा नहीं है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की बात करने वाले हैं। इसमें कुछ सर्टेन टर्म्स को पहले हम समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बच्चों, आपने अपने गली मोहल्ले और कॉलोनी में ट्रांसफॉर्मर सुने होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। उनका काम क्या होता है? जो हाई वोल्टेज करंट होता है उसे लोअर वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए उन्हें बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर, यानी कि फॉर्म को चेंज कर देते हैं। बड़ा हाई स्पीड करंट, हाई वोल्टेज करंट आ रहा होता है, उसे 440 में कन्वर्ट करके आपके घरों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आपके डिफरेंट इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चल रहे होते हैं। बात क्लियर है? सेम वे इनका कहना है कि जो ये हाई पावर्ड कमेटी है, कहीं ना कहीं एक कमेटी है, और ये कमेटी किसकी है? चीफ मिनिस्टर्स की है। क्यों बनाई गई? ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। किसका ट्रांसफॉर्मेशन करना था? इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इंडियन एग्रीकल्चर में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का काम क्या है? ये कमेटी क्यों बनाई गई? इस कमेटी को किसने चेयर किया? इन सारे मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई पावर्ड कमेटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेजिंग फार्मर्स इनकम। इस कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम बढ़े और एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो। साथ ही साथ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये 9 मेंबर कमेटी बनी थी। कितने मेंबर? 9 मेंबर कमेटी। और किसने चेयर किया इसे? मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसे कहीं ना कहीं ये चेयर किया। इसके चेयरमैन कौन थे? देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो हमने बात किया बच्चों, 9 मिनिस्टर कमेटी थी। पहली बात तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस यहां उस दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे जब ये कमेटी बनाई गई। तो बिल सजेस्ट मेजर, इस कमेटी ने क्या क्या मेजर सजेस्ट किए? मेजर्स टू बूस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। इनका कहना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होना चाहिए। जब हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा तो हमारे किसानों की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। रेज ग्रोथ इन द फूड प्रोसेसिंग। ये हम बात करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग में इन्होंने बोला कि ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, इसे थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। बच्चों, पोटैटो के बारे में आपने सुना होगा। आलू जो होता है, आलू कुछ टाइम तक हम घर में रखते हैं, खराब हो जाता है, एक सर्टेन टाइम तक ही वो चलता है। लेकिन अगर आलू के चिप्स बना दिए जाते हैं और उन्हें पैक कर दिया जाता है तो वो कई बार 3-3 महीने 6-6 महीने तक भी चल जाते हैं। डिफरेंट प्रेजर्वेटिव्स पर डिपेंड करता है। तो इनका कहना है कि जो सब्जी फ्रूट्स वगैरह खराब हो जाते हैं उनको प्रिजर्व करो और कहीं ना कहीं उनकी प्रोसेसिंग कर दो। जैसे आम एक सीजन में आता है, खराब हो जाता है, तो आम का कहीं ना कहीं एक रियल जूस बना दो और वो जूस को स्टोर कर दो, वो काफी लंबे टाइम तक चल सकता है। तो रियल जूस आपने देखा होगा डिफरेंट फ्रूट्स के आते हैं, मिक्स फ्रूट का भी आता है। तो हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करो, ठीक बात है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव थे इस पर्टिकुलर कमेटी ने सजेस्ट किए। तो रेज ग्रोथ इन द फूड प्रोसेसिंग करो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करो, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द मॉडर्न मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे डिफरेंट बिजनेसेस में कोई पैसे लगाता है, सेम वे एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में भी पैसा लगना चाहिए। एग्रीकल्चर भी मॉडर्न टेक्निक से की जानी चाहिए। पुरानी टेक्निक से एग्रीकल्चर करने में कई बार प्रोडक्शन कम होता है और टाइम का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, लेकिन मॉडर्न तरीके से अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो उसी कंप्लीट ईयर में हम 2 फसल की जगह 3 फसल ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे तो कंप्लीट ईयर में एक ही फसल ले पाएंगे। तो जमीन उतना ही है, लेकिन उस जमीन पर हम 1 फसल के बजाय 3 फसल भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे पास वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं या नहीं। वैल्यू चेन एंड लॉजिस्टिक्स, साथ ही साथ इनका कहना है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो लॉजिस्टिक्स होते हैं या वैल्यू चेन होती है वो प्रॉपरली होना चाहिए कि अगर किसान की फसल तैयार हो गई तो उसे कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए। ये सारा जो काम रहेगा वो लॉजिस्टिक या वैल्यू चेन का ही काम रहेगा कि किस तरीके से हम एक फसल को वहां से उठा रहे हैं और पब्लिक एट अ लार्ज तक पहुंचा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे द कमेटी विल सजेस्ट मॉडलिटीज फॉर द एडॉप्शंस एंड टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन। मॉडलिटीज का मतलब होता है कि जो बेस्ट थिंग्स हो चुकी हैं उनको कहीं ना कहीं पिक करना। जैसे कई बार आपके फैमिली में भी आपके पेरेंट्स भी आपके सामने किसी मॉडल को उठा के रख देते हैं कि देख पड़ोसी के
चिंटू को, पिंटू को, मिंटू को 99% लेके आया, 100 आउट ऑफ 100 लेके आया, तो चिंटू को आपके लिए मॉडल बना दिया गया, पिंटू को आपके लिए मॉडल बना दिया गया। बात समझ पा रहे हो ना? सेम वे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कमेटी का काम है सजेस्ट करना मॉडलिटीज कि कौन सी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना बेस्ट कर रही है, उनको उठाओ और बोलो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। तो कमेटी विल सजेस्ट मॉडलिटीज फॉर द एडॉप्शन एंड टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन, कि हमें उनकी टेक्निक्स को लेना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, उन्हें अपनी एग्रीकल्चर में यूज भी करना चाहिए। ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स एंड विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। इनका कहना है जब ये कमेटी बनी उसके 2 महीने के अंदर अंदर इन सारे मुद्दों पर से रिपोर्ट भी देनी थी। तो अगला क्वेश्चन इनका क्या बनेगा कि सर ये जो हाई पावर्ड कमेटी थी एग्रीकल्चर के लिए, उसको अपनी रिपोर्ट कितने मंथ में सबमिट करनी थी। ये सारे एस्पेक्ट पर भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक बात है। तो ये हम बात कर रहे थे हाई पावर्ड कमेटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। रेस्ट टॉपिक के लिए जुड़े रहिए CS प्रीति सिंह क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।